बच्चे हमेशा मुझे पूछते हैं कि ये क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन इजी है। नो, लेट मी एक्सप्लेन। क्वेश्चन कभी हार्ड या इजी नहीं होता, वो आपके नॉलेज के दायरे में है कि नहीं ये उसको हार्ड या इजी बनाता है। क्वेश्चन इज नेवर हार्ड और इजी, क्वेश्चन सारे सेम ही रहते। आपको अगर उसका नॉलेज है तो वो आपके लिए इजी है, और नॉलेज नहीं है तो वो आपके लिए हार्ड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अभी आपको पूछूं कि व्हाट इज कमेंसलिज्म, COMMENSALISM, कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म म्हणजे क्या, तो आप क्या बताओगे? कुछ नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन आया, अभी पेपर आपको दिया और आपको बोला कि कमेंसलिज्म लिखो, पहला क्वेश्चन आपको दिखा कि व्हाट इज कमेंसलिज्म, तो आप टेंशन में आ जाओगे कि ये क्या भैया हार्ड है, तो आपका मॉरल डाउन हो जाएगा कि यार ये पेपर तो हार्ड है। ओके, तो क्वेश्चन हार्ड है कहने का मतलब। अगर आपको पूछा कमेंसलिज्म क्या है तो यू डोंट नो। पर अगर मैं अभी आपको बताऊं कि कमेंसलिज्म माने ऐसी रिलेशनशिप, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, बायोलॉजी में क्या है, रिलेशनशिप है ना। माने अगर कोई, म्हणजे किसी का थोबड़ा देख के हमको गुस्सा आ रहा, तो वो भी उसका हमारा एक रिलेशन हुआ ही ना, भले निगेटिव हुआ। मच्छर अगर हमको काट के भाग रहा है तो उसका और हमारा भी एक रिलेशन है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है। किसी को देख के गुस्सा आ रहा, रिलेशन है, किसी को देख के अच्छा लग रहा है, वो भी रिलेशन। तो रिलेशन सारे पॉजिटिव या निगेटिव रिलेशन है। तो बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। तो कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं कमेंसलिज्म की बात करूं तो दो ऑर्गेनिजम्स, ओके, दीज आर टू ऑर्गेनिजम्स, ये दो ऑर्गेनिजम्स है, और इन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच ऐसा रिलेशन है या ऐसा संबंध है कि जिस रिलेशन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होता, म्हणजे बेनिफिट, और दूसरा ऑर्गेनिज्म का कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल, म्हणजे उसका कोई फायदा भी नहीं है, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच ऐसा रिलेशन कि एक ऑर्गेनिज्म का फायदा और दूसरा न्यूट्रल, म्हणजे कोई फायदा नहीं कोई नुकसान, ऐसा रिलेशन अगर है तो उसको कमेंसलिज्म बोलते हैं कि वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज न्यूट्रल, इट हैज नो बेनिफिट नो हार्म बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन। ऐसा रिलेशन को क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। ये होगी डेफिनेशन। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपको और क्लियर हो। डिस्कवरी चैनल पे या वो नेशनल जियोग्राफिक वगैरह टाइप के जो चैनल्स है, एनिमल प्लैनेट वगैरह जैसे, वहां पे आपने हमेशा अंडर वाटर फुटेज देखा है। अंडर वाटर फुटेज म्हणजे पानी के अंदर का वो दिखाते सीन। ओके, तो वहां पे एक बड़ा कॉमन एनिमल है, वो है शार्क। शार्क, टाइगर शार्क, बुल शार्क है ना, ग्रेट व्हाइट शार्क वाली। तो शार्क इज अ वेरी कॉमन एनिमल, और वो अपने शिकार के लिए जाना जाता, एंड उसका अपना एक रेपुटेशन है पानी में। तो आप अगर किसी शार्क का अंडर वाटर फुटेज अगर देखो, तो वो शार्क जब घूम रहा है या शिकार पे जब जा रहा है, तो उसके जो पंख है, म्हणजे फिन्स, जिसकी वजह से वो स्विम करता है, वो पंखों के ऊपर या नीचे छोटी छोटी मछलियां बैठी रहती, वो सकर फिश है। क्या है? सकर फिश। तो जब शार्क निकलता शिकार के लिए, तो ये छोटे छोटे सकर फिश उसके पंखों पे चिपक के बैठ जाते। ओके, सकर फिश। अब इससे क्या होता कि इन छोटे छोटे सकर फिश को फुकट में राइड मिल जाती, फ्री में घूमने मिल जाता, फ्री में घूमते रहो। और शार्क क्यों जा रहा है? शिकार करने के लिए। तो जब वो शार्क शिकार करेगा, अपने बड़ा मुंह से वो बड़े बड़े मांस के टुकड़े जब काढ़े, तो वो जो छोटे छोटे मांस के टुकड़े गिरेंगे,
वो इनको खाने को भी मिल जाती, सकर फिश को, इनका पेट भर जाता उससे। और फिर से वो शार्क के साथ पंखों पे चिपक के वापस भी आ जाते जहां से गए थे। ओके, तो इसमें सकर फिश का फायदा है कि उनको फ्री में राइड मिली, फुकट में घूमने मिला, फुकट में खाने को भी मिला, फ्री में वापस आने को भी मिला, अपनी एनर्जी खर्चा किए बिना। तो सकर फिश का क्या है फायदा। और शार्क का क्या है, कुछ भी नहीं है। शार्क न्यूट्रल है, क्योंकि वो उसके पंखों पे बैठे ना बैठे, राइड पे वो जाने वाला, शिकार वो करने वाला, खाना वो खाने वाला, और वापस वो आने वाला। तो शार्क न्यूट्रल है, शार्क का उसमें ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, पर सकर फिश का फायदा है। तो ये दो ऑर्गेनिज्म हो गए कि नहीं, शार्क और सकर फिश, जहां पे सकर फिश का फायदा है और शार्क न्यूट्रल है, नो बेनिफिट नो हार्म, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। तो ये दो एनिमल के बीच का, म्हणजे शार्क और सकर फिश के बीच में कौन सा रिलेशन है, कमेंसेलिज्म। ओके, इट इज कमेंसेलिज्म। अब मुझे बताओ, अब अगर सेम क्वेश्चन तुमको पेपर में दिखा पहले नंबर पे कि व्हाट इज कमेंसेलिज्म, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल, एमसीक्यू में दिखा, कहीं भी दिखा, तो अब आपको टेंशन आएगा क्या, नहीं। अब आप स्माइल करोगे कि क्यों, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो इजी है, मुझे आता है। तो जो चीज 5 मिनट पहले आपके लिए हार्ड थी वो अब आपके लिए इजी। अभी आपको लाइफ टाइम अगर कहीं भी कमेंसेलिज्म वर्ड अगर आया, कहीं भी पेपर में, मैगजीन में, कहीं भी, यहाँ से पास आउट होने के बाद भी, 25 साल के बाद भी अगर कमेंट है तो आपके ब्रेन में क्लिक होगा ना कमेंसेलिज्म, क्योंकि आपने ये एग्जाम्पल मैंने जो बताया वो सुना है, तो आपके यहां पे वो फिट है। तो 5 मिनट पहले कमेंसेलिज्म के बारे में आपके पास कोई नॉलेज नहीं था, तो इसलिए वो आपके लिए हार्ड था, क्वेश्चन वही है। और अब आपके ब्रेन में उसके बारे में नॉलेज है, इसलिए वो आपके लिए इजी है। तो क्वेश्चन हार्ड या इजी रहता क्या है, नहीं, वो हमारे नॉलेज के दायरे में है कि नहीं है, ये उसको हार्ड या इजी बनाता। जैसे एग्जांपल, अभी आपका जो एंट्रेंस फॉर्मेट है वो वैसे ही है ना, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ABCD चुनो। ये फॉर्मेट लगभग केबीसी, बच्चन साहब खेलते कौन बनेगा करोड़पति, वैसे ही है ना केबीसी। तो वो केबीसी जैसा ही है अंदाजा। तो केबीसी में वही है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ठीक है। तो वो केबीसी का कोई बुक है क्या मार्केट में कि चलो भाई केबीसी में अगर नंबर लग गया तो वो बुक पढ़ लिया तो हो गया, फिर करोड़ रुपए मेरे, नहीं है ना। वहां पे आप कितना पैसा जीतोगे या कोई कंटेस्टेंट कितना पैसा जीतेगा, ये इस चीज पे डिपेंड है कि वो कितने सवालों का सही जवाब देगा। अब कितने सवालों का सही जवाब देगा मतलब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई एखादा भाजी वाला, ऑटो वाला 25 लाख जीत गया, और एखादा कोई इंजीनियर 5,000 रुपए में आउट हो गया, ये भी हुआ। तो फिर भाजी वाला, ऑटो वाला उससे ज्यादा होशियार है और वो इंजीनियर जो है वो बेवकूफ है, ऐसा है क्या, नहीं। कोइंसिडेंटली उनको जो सवाल पूछे गए वो उनके नॉलेज के दायरे में थे, एजुकेशन से उसको भी लेन देन दी। ओके, जैसे मान लो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मानना क्या पढ़ाता हूँ मैं हाँ, तो मेरा अगर नंबर लग गया केबीसी में और मैं अगर हॉट सीट पे जाके बैठ गया बच्चन साहब के सामने, और मुझे अगर सवाल आया कि विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ऐसा सवाल आया मुझे, तो मैं तो बिना ऑप्शन देख के बता दूंगा कि अरे सर ये तो बड़ा इजी है, मैं हंसूंगा, स्माइल आएंगी मुझे, आई विल वेरी हैप्पी। मैं तो बताऊंगा कि ये जो पैर का बोन है कमर से लेके घुटने तक, फीमर, तो फीमर बोन शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ये बताऊंगा बड़ी खुशी से, बिना ऑप्शन देखे।
मेरे लिए सवाल कैसा है? इजी। ओके, क्यों? क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट का है ना, इसलिए इजी। पर अभी दूसरा क्वेश्चन मुझे आया कि बताओ 1/cos थीटा कितना होता है? तो नहीं पता, मैं टेंशन में जाऊंगा, लाइफ लाइन लेनी पड़ेगी। क्यों? मेरे पास कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं है। तो वो क्वेश्चन मेरे लिए हार्ड है। पहला इजी था, क्वेश्चन इजी हार्ड नहीं था, वो मेरे नॉलेज में था इसलिए इजी था। 1/cos थीटा मेरे नॉलेज में नहीं है इसलिए हार्ड है। पर इसी जगह अगर कोई मैथ्स के सर है ना, मुझे हमारे मैथ्स के सर वहां पे जाके बैठे सेम, और उनको अगर ये सवाल आया 1/cos थीटा, तो वो बिना ऑप्शन देख के बताएंगे कि sec थीटा। ही विल बी हैप्पी। वो सवाल उनके लिए इजी है क्योंकि वो उनके नॉलेज का है। और उनको अगर पूछा कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये सवाल उनके लिए हार्ड है। वो लाइफलाइन यूज करेंगे, फोन अ फ्रेंड, खामनकर सर को फोन करेंगे। ओके, दो व्यक्ति एक ही प्रकार के सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते। जो सवाल मेरे लिए इजी था वो उनके लिए हार्ड था, जो सवाल मेरे लिए हार्ड था, इम्पॉसिबल था, वो उनके लिए इजी था। तो सवाल हार्ड या इजी नहीं होते, वो हमारे नॉलेज के दायरे में है कि नहीं, ये उसको हार्ड या इजी बनाता। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो कभी भी आप लोग जब पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि वो दिमाग में फिक्स हो जाए, वो रिवीजन की जरूरत ना पड़े। मुझे कई बार बच्चे बताते कि सर रिवीजन नहीं की। रिवीजन क्यों करना है? अब मैंने कमेंसलिज्म पढ़ा दिया ना बेटा, हो गया, वो पढ़ा दिया, वो खत्म। वो भी डायरेक्ट उठा के पेपर में लिखना, खत्म। रिवीजन क्या होती है? कल अगर आप डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस करोगे, तो एमबीबीएस के बाद डॉक्टर बनोगे, एमडी करोगे, एमएस करोगे, अपने ओपीडी में बैठोगे, हॉस्पिटल में बैठोगे या अपने केबिन में बैठोगे। फिर वहाँ पे कोई पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब वो थोड़ा सा मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है, तो क्या बोलोगे उसको? अच्छा, चेस्ट में दर्द हो रहा है क्या? अरे यार अभी थोड़ा सा पहले बता देना था तुमने, अभी क्या है वो चेस्ट वगैरह का वो है, वो अभी एमबीबीएस में पढ़ा था मैंने, अभी वो रिवीजन वगैरह नहीं की मैंने। ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। तो वो रिवीजन करके आओगे क्या? फिर आप बोलोगे भाई 2 दिन बाद आना, मैं थोड़ा सा जरा वो एनाटॉमी की बुक पढ़ के आता हूँ, रिवीजन करके आता हूँ, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। बराबर। तो इफ यू आर अ डॉक्टर, सो यू आर 24 आवर डॉक्टर। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप 24 घंटे इंजीनियर है। कोई भी गाड़ी अगर आएंगी वहां पे आएगा तो बोलेंगे कि यार ये इसका मैकेनिज्म का, अरे वो मैंने बीई में पढ़ा था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, 2 दिन बाद गाड़ी लेके आओ, मैं जरा रिवीजन करके आता हूँ, ऐसा बोलेगा क्या? कोई अगर वकील है, एडवोकेट है, तो कोई क्लाइंट उसके पास आएगा, कोई सेक्शन का पूछेगा तो बोलेगा कि अभी वो लॉ में मैंने पढ़ा था, तो वो सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहे, आप ऐसा करो 2 दिन बाद आओ, मैं वो थोड़ा लॉ का किताब पढ़ के आता हूँ। ये बोलोगे क्या? ऐसा नहीं होता। अभी आप स्टूडेंट है, ठीक है, बट कल आप जब डॉक्टर बनोगे तो आप 24 घंटे डॉक्टर है। आप इंजीनियर बनोगे, आप 24 घंटे इंजीनियर है। आप वकील बनोगे, आप 24 आवर्स लॉयर एक्सेट्रा। तो आपको रात को 2 बजे उठ के भी अगर कोई पूछा तो वो नॉलेज आपकी यहाँ होना चाहिए, वो रजिस्टर में है, रिवीजन किया मैंने नहीं किया, ये सब फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए। तो रिवीजन की आदत मत डालो, फुल एंड फाइनल एक बार हमने पढ़ लिया, एक बार ये कर लिया कि डायरेक्ट उठा के पेपर में लिखना, डायरेक्ट यहाँ पे फिट होना चाहिए, वो रजिस्टर में रिवीजन है, ये है, वो है, ये सब चीज़ें नहीं होती। ओके, सो स्टडी वेल, दैट इज इम्पोर्टेंट।